टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। अगर मैं इस चैनल का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैं इधर एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के अपने सेल्फ मेड नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसमें से मैं आपको हर दिन एक एक पेज समझाती हूँ, हर दिन एक एक टॉपिक समझाती हूँ, ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और अच्छे से समझ में भी आए। यही मेरा एक एम है कि अच्छे से समझ में आए लोगों को, और एक तरह से इससे आपका रिवीजन भी हो सकता है। एज अ रिवीजन भी ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग। जैसे ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस तो मैं बनाती नहीं हूँ, 20 मिनट या 18-20 मिनट की वीडियो ही मैं बनाती हूँ, तो आप इसको चलते चलते भी कहीं पर भी रिवीजन भी कर सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। पहले तो हमने भी स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, चैप्टर है क्योंकि इसमें हम हर चीज़ जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसका एक बार इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ कहते हैं एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप हर चीज़ समझ सकते हो। अभी तक हमने एसआई यूनिट्स पढ़ लिया है और क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ लिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया, राउंडिंग ऑफ हमने कल पढ़ा था। कल हमें डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टार्ट कर दिया था और हमने समझा था कि क्या कहते हैं यूनिट्स जो होती हैं उनको भी एज अ नंबर ही हम ट्रीट करें और उसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम आगे अब हम प्रोसीड करेंगे, पर अभी तक हमने पढ़ लिया है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने ये सीख लिया था। इसको हम फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस भी करते हैं। इसमें बेसिकली हम सिर्फ यूनिट्स के लिए हम इसमें स्टडी करते हैं। तो अभी हम जो नया पेज स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो उसमें हमने थोड़ा सा जो हमने कल डायमेंशनल एनालिसिस में यूनिट फैक्टर और इन सब के बारे में बात करी थी, उसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स की मैं बात नहीं करूँगी, पर अगर आप किसी भी कहते चैप्टर के एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हो ना, देखो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, कोई भी कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा अच्छी तरीके से जब आप उसके एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हो। आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो वो भी आपको एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लो 5-6 बार, तो आपको वो फॉर्मूला भी दिमाग में आ जाता है। वैसे कंसेप्ट आपको समझना होगा, तो अगर आप उसका क्या कहते हैं एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अभी क्या कहते हैं मैंने आपको क्या कहते हैं कल डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा समझाया था कि उसमें कैसे एक क्वेश्चन भी हमने ट्राई किया था। अब उसी को डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट, इसमें यूनिट ही कन्वर्जन हो रहा है। हम जो बेसिकली यूनिट कन्वर्जन करते हैं वही है इसमें, बट इसको एक एनसीईआरटी ने थोड़ा सा डीप और लेंथ वाइज का अगर थोड़ा सा अच्छे से समझाया है तो हमें उसको भी समझना चाहिए। आप यूनिट कन्वर्जन जब करते हो मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, इन सब में आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे जितना इसमें एनसीईआरटी ने लाइन वाइज बताया। बट अगर आप इसको जब समझते हो ना तो और अच्छा लगेगा आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके जो एग्जांपल्स हैं उसको भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। तो पहला एग्जांपल है, अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। अभी हमें देखो यूनिट कन्वर्जन आपको सीखना है ना, तो सबसे बेसिक चीज़ें जो पहला स्टेप होता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी यूनिट कन्वर्जन सीखना है तो मतलब कि ये यूनिट फैक्टर मेथड लगाना है या डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो मेथड है, यूनिट कन्वर्जन जो है बेसिकली, उसमें सबसे पहले आपको उस एक यूनिट को दूसरे यूनिट के इक्वल कितना है, जैसे 1 मीटर कितने इक्वल टू सेंटीमीटर है, अगर 1 लीटर है तो कितने मिलीलीटर के इक्वल, किलोग्राम है तो ग्राम में कितने इक्वल टू में है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। ये आपको क्या कहते हैं, इससे पहले अभी हमने कहते हैं वो प्रीफिक्स बताए थे आपको, आगे आप देखना, एक बार मैं फिर से शो कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रिवाइंड हो जाए चीज़। ये देखिए, इसमें हमने कहते प्रीफिक्स एंड एसआई यूनिट, मल्टीपल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। इसमें बेसिकली कहते हैं आपको 10 टू द पावर कितने में कितना है, और क्या कहते हैं इसका हम यूज़ कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन में भी।
अगर हमें किलो से कहते हैं सेंटी में कितना इक्वल में आ जाएगा, फिर हम इसको कहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही कहते हैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए, यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट आपको मैंने पहले बता भी दिया है, पर ये चीज़ें आप टिप पर रखना है। ये आपको फिजिक्स में भी यूज़ होने वाला है, मैथमेटिक्स में तो ऑलरेडी यूज़ होता है, आपका केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा। तो इसमें अभी हमारा सबसे पहला हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को समझोगे ना, आपको उधर ही समझ में आ जाता है कि कहते हैं आपको सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को। अभी देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। 2 लीटर ऑफ मिल्क बता दिया गया। अब हमें ये पूछा गया कि वॉल्यूम है, लीटर में वॉल्यूम को ही, लिक्विड के वॉल्यूम को ही लीटर का यूनिट यूज़ करते हैं हम। तो उसमें बोला 2 लीटर ऑफ मिल्क आपको दिया गया। अब ये 2 लीटर को आपको मीटर क्यूब में बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तभी तो आप 2 लीटर में मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर पाओगे ना। तो इसमें जो ये देखिए, ये जो 2 पैरामीटर्स यूनिट कन्वर्जन लिखे हैं ना, ये आप अलग से लिख लो, कहीं पर एक चार्ट बना लो। जो भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स में या कहीं पर भी किसी बुक में कोई भी यूनिट कन्वर्जन दिया गया है, उसको आप चार्ट में लिखो और उसको अपने आंखों के सामने लगा लो। आप डेली कहीं पर भी घूमोगे ना, आपको पढ़ने का भी मन नहीं होगा, फिर भी आप जब देखोगे ना तो एक बार आंखें चली जाती है ना, आंखें जहाँ जाती है ना वहीं पर आपका दिमाग भी चला जाता है, तो आपको फिर से रिवाइंड हो जाएगा। अभी देखिए 1 लीटर में हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमें क्या है कि अगर हम 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब का हमें रिलेशन पता है, तो हमें जितना लीटर दिया है उसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। फिर सेंटीमीटर क्यूब हमें पता है मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में, तो वो फिर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे अभी देखिए, ये थोड़ा सा मैं रफ़ कर दूँ, थोड़ा सा मिलता नहीं है, थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही जूम हो रहा है। चलो, अभी 1 मीटर का हमें पता चल गया है कि वो कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में इक्वल होता है। ठीक, अभी देखिए अगर हमें ये पता चल गया, जैसे हमने कल ट्राई किया था, हमने क्या ट्राई किया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते थे, डिनोमिनेटर और एक साइड वो इक्वल टू 1 हो जाता था। जैसे मैंने उस कल एग्जांपल दिया था, ए इक्वल टू बी है आपके पास, तो आप क्या कर सकते, ए अपॉन बी करोगे तो भी 1 आएगा, और यही बी अपॉन ए करोगे तो भी 1 आएगा। वैसे हमें इसमें भी करना है। ठीक, अभी इसमें देखिए ये लगा नहीं है, बट मैं लगा देती हूँ। ठीक, अभी हमें ये पता है यूनिट। ठीक, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें यही करना है, ए इक्वल टू बी वाला जैसे हमने कंसेप्ट यूज़ किया था। 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, ये भी इक्वल टू 1 हो गया। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, वो भी 1 हो गया। तो अभी हमें कहते हैं इसमें पढ़ना है आगे, टू गेट मीटर क्यूब फ्रॉम द अबव यूनिट फैक्टर, द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन एंड इट इज़ क्यूब्ड। अभी ये जो है, इसी को हमने यहाँ क्यूब कर दिया, इसी को हमने यहाँ पर क्यूब कर दिया, और इक्वल टू, अभी इसका क्यूब कितना आएगा, इसको इक्वल क्या होगा, 1 मीटर का क्यूब क्या होगा, 1 का तो क्यूब 1 ही होता है, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। 10 टू द पावर 2 का क्यूब क्या करोगे, वो तो क्या कहते हैं, तुम्हारा जब पावर ऐसे दी जाती तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसी को क्या कहते हैं, अभी हमें ये पता चल गया है कि ये हमें पता चल गया है कि 1 मीटर क्यूब हमारा क्या कहते हैं 10 टू द पावर, इसको थोड़ा सा कट कर दूँ। ठीक, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। अभी हमें ये पता चल गया। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है, मैंने क्या बताया था, हमें लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन पता है और मीटर का 100 सेंटीमीटर में। तो अभी हम पहले 1 लीटर को जो हमारे पास है उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो हमारा सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 2 लीटर दिया गया, अब उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा इधर से हमने यूनिट फैक्टर भी निकाल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे,
2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, अभी हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमने तो यहाँ पे ये यूनिट फैक्टर निकाल लिया है, कल हमने यूनिट फैक्टर देखा था क्या होता है, इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यही उसका यूनिट फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें जिस यूनिट में, हमने कल बताया था, हमें जिस यूनिट में इसको आंसर देना है तो वो यूनिट आपकी न्यूमरेटर में होनी चाहिए, और जो आपकी सेकंड यूनिट होगी वो आपकी डिनोमिनेटर में होगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर आपका उसी में आ जाएगा जो यूनिट न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगी। अभी देखो, इसमें 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अभी हमने 10⁻³ होता है, 10⁻⁶ लिखा हुआ है। अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब कट हो गया, 10⁻³ 10⁻⁶ ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻³ आ गया, तो हमारा ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन 2 इंटू 10, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा पावर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आपको ये समझ में आ गया। अभी हमने इसको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या करना है आपको जो यूनिट पता है, जैसे आपको लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में पता है यूनिट कि क्या इक्वल होता है, तो पहले हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पता है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, पहले हमें लीटर से सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है, फिर सेंटीमीटर क्यूब को हमें मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें यूनिट फैक्टर जो मेथड है हमारा, A/B = 1, B/A = 1। अभी हमें एक दूसरी ये चीज़ याद हो गई हमें, पहले तो हमें यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कौन किसके इक्वल है। दूसरा हमें यूनिट फैक्टर मेथड लगाना है, A/B = 1, B/A = 1। अब हमारा तीसरा क्या दिमाग में आना चाहिए, जो भी हमें रिजल्ट में आंसर जिस यूनिट में चाहिए तो वो हमें क्या कहते हैं न्यूमरेटर में रखना होगा, और जो हमें कैंसिल आउट करना है वो हमें डिनोमिनेटर में रखना होगा, वही हमें यूनिट फैक्टर यूज़ करना होगा। जिसमें हमें कन्वर्ट करके रिज़ल्ट हमें जिस यूनिट में चाहिए वो हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, और जो हमारा कैंसिल आउट हो जाना है वो हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वही यूनिट फैक्टर हम यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा ये आंसर आ गया। अभी हम दूसरा कलर यूज़ कर लें, थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा। हाँ, ये अलग कलर यूज़ कर। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लीटर और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पढ़ लिया। अब हमारा है टाइम के रिस्पेक्ट में आंसर, क्वेश्चन एग्जाम्पल, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। अभी हमें पता करना है 2 days में कितने सेकेंड्स होते हैं। बेसिकली आपसे अगर ये यूनिट फैक्टर मेथड आपको ना बताया जाता तो आप क्या करते, आपको पता होता है कि कहते पहले तो आपको पता होता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, उतने आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करते हो, फिर मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो ना। तो क्या कहते हैं, सेकंड तो आपकी सबसे बेसिक यूनिट होती है, सेकंड के बाद आपका मिनट आता है, मिनट के बाद आपका आर आता है, आर के बाद आपका डे आता है। ठीक, तो आप अभी अगर ये यूनिट फैक्टर मेथड आपको ना पता होता तो आप क्या करते, आप पता करते कि आपके एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, फिर आपको 2 days का पता करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से। बट यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो यूनिट फैक्टर मेथड का यूज़ करके कर रहे हैं, है सेम ही चीज़, पर उसने इसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी होगी, बट आप समझोगे ना कि ये वही चीज़ है। बहुत 3-4 जो स्टेप आपको मैंने बताए हैं ना, बस उसको ही लेकर चलना है। आपको पहले क्या पता होना चाहिए, 2 यूनिट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, A = B, तो हमें क्या करना है, A/B = 1, B/A = 1। अब ये जो यूनिट फैक्टर आपका बनता है A/B और B/A, आपको कौन सा यूनिट फैक्टर यूज़ करना है, हमें जिस यूनिट में रिज़ल्ट चाहिए हमें वही यूनिट फैक्टर यूज़ करना है, जिस यूनिट में रिज़ल्ट चाहिए वो यूनिट आपकी न्यूमरेटर में आए, और जो नहीं चाहिए वो आपकी डिनोमिनेटर में। क्यों ऐसा चाहिए आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो यूनिट हमें रिज़ल्ट में चाहिए वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होने की वजह से वो कैंसिल आउट नहीं हो रही है, और उसी में हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा यही, अभी हमने ये समझ लिया, 1 day = 24 hour होता है, 1 hour = 60 minute, 1 minute = 60 second। हमने समझा, पहले डे को हमें आर में कन्वर्ट करना है, आर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है।
ये देखिए अभी हमारा ये यूनिट फैक्टर बन रहा है, ठीक, ये यूनिट फैक्टर बन रहा है। अभी a इक्वल टू b हो गया ना ये, ठीक। तो अभी हमें यूनिट फैक्टर बनाने के लिए क्या करना है, a अपॉन b इक्वल टू 1, b अपॉन a इक्वल टू 1। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 डे अपॉन 24 आवर, 24 आवर अपॉन 1 डे, ये वाली वैल्यू इधर ले आए, ये वाली वैल्यू इधर ले आए, ये दोनों इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे इन दोनों में भी करना है, 1 आवर अपॉन 60 मिनट, 60 मिनट अपॉन 1 आवर, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 मिनट इस अपॉन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट इक्वल टू हमारा ये सब क्या हो जाएगा 1। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, यूनिट फैक्टर। अभी हमें यूनिट फैक्टर पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, 2 डेज़ को हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए 2 डेज़ को अभी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें वही यूनिट फैक्टर यूज़ करना होगा जिससे हमारा जो अपकमिंग रिज़ल्ट आने वाला है वो यूनिट हमारी न्यूमरेटर में प्रेजेंट होनी चाहिए। अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है इसमें, अभी हमें यही यूनिट फैक्टर अभी हमें यहाँ यूज़ करने हैं, ठीक। अभी हमें पता है 2 डेज़ में कितने सेकंड्स होने, ये हमें पता करना है। तो 2 डेज़ को अभी हमने ये यूनिट फैक्टर यूज़ किया, 60 मिनट अपॉन 1, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट आउट कर दूँ, इसको कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको इधर समझाती हूँ। 2 डेज़ को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो अभी हमें क्या कहते हैं, 2 डेज़ है तो 24 आवर अपॉन 1 डे कर दें, ठीक। डे से डे, ये डे है ना, 2 डे हमारा है तो ये डे से डे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आर हमारा आ रहा है न्यूमरेटर में, अब हम कौन सा वो यूज़ करेंगे, 60 मिनट अपॉन 1 आवर, ठीक। फिर अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। अभी आप देखो इसमें आपका क्या हो गया, इसमें हमारा बेसिकली क्या आ रहा है, डे से डे कैंसिल आउट हो रहा है, आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा सेकंड में आंसर आएगा। समझ में आ गया, हमने यूनिट फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। यूनिट फैक्टर हमने ऊपर यहाँ से फाइंड आउट कर लिया क्योंकि इसकी यूनिट 1 है तो इसको हम इसका आंसर 1 है तो इसको हम यूनिट फैक्टर कहते हैं। अब यूनिट फैक्टर में हम कौन सा यूनिट फैक्टर यूज़ करेंगे वो हम ऐसे देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट जो अपकमिंग रिज़ल्ट है वो किस यूनिट में आ रहा है, वो यूनिट हमारी न्यूमरेटर में प्रेजेंट होनी चाहिए और वो कैंसिल आउट नहीं होनी चाहिए। अभी हमने क्या देखा, 2 डेज़ है, अभी डे को भी हमें कैंसिल आउट करना है, डे में आंसर नहीं आ रहा है हमारा तो सेकंड में आ रहा है, तो डे को कैंसिल आउट करने के लिए हम ये यूनिट फैक्टर यूज़ करेंगे क्योंकि डे हमारा डिनोमिनेटर में, तो वो हमारे डिनोमिनेटर में। अभी हमारा आर में भी आंसर नहीं आ रहा है तो आर को अब हमें कन्वर्ट कर, आर को भी हमें ऐसा यूनिट फैक्टर यूज़ करना है जिसके डिनोमिनेटर में आर होगा, तो वो 1 आर कैंसिल हो जाएगा। अब मिनट में आंसर आने लगा, अब मिनट में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें सेकेंड्स में आंसर चाहिए। तो हम कौन सा यूनिट फैक्टर यूज़ करेंगे जिसमें मिनट हमारा डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसमें हमने ये क्या कहते हैं यूनिट फैक्टर यूज़ किया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर हमारा किस में आ गया, सेकेंड्स में आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ, अभी तो मैंने ये आपको समझाने के लिए समझाया था, लिखा था सॉरी। तो अभी आपको क्या कहते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। ये आपको एग्ज़ाम, अभी इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक। आपको ये समझ में आ गया ना कि एग्जांपल्स हमने ले लिया यूनिट फैक्टर मेथड के, डायमेंशन एनालिसिस को, इसी को हम लोग फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, जो आप यूनिट कन्वर्जन करते हो वही को उसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज में आपको प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं अब हमारा दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली आपके 5 लॉ हैं जिसमें आपका जब भी एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, इनका एडिशंस जब होते हैं, ये कंबाइन करते तो वो कौन कौन से लॉज फॉलो करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कहते हैं इससे क्वेश्चन आपको हमेशा, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो इसमें वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये एंटोनी लेवोइजियर ने
1743 1794 के बीच में इन कॉम्बिनेशंस के बारे में बात हुई थी। तो अभी कहे थे पहला लॉ सॉरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं, एटम कंबाइन करते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वो बेसिकली आपके 5 बेसिक लॉ को फॉलो करते हैं। उन्हीं बेसिक लॉ को हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में दिया था। पहला पॉइंट क्या? एक्सपेरिमेंटल स्टडी फॉर कंबशन रिएक्शन। इसको जब लॉ को दिया गया था तो इसमें कहते हैं एक कंबशन रिएक्शंस हो रही थी, तो उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स किए गए थे। उस पर हमने उस बेसिस पर हमने कहते हैं ये लॉ को फाइंड आउट किया था। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो होता है हमारा लॉ, इसमें ये बताया गया है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स, आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। तो इसमें ये बोला गया है जितना मास आपका रिएक्टेंट में यूज़ होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में फॉर्म्ड होगा। जब ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशन में मास इंक्रीज़ हो रहा है, ये वैसा कुछ नहीं है। आप मास जो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। नेट चेंज का मतलब क्या है? प्रोडक्ट में जो चेंज है माइनस अब रिएक्टेंट में जो मास है, तो इसका जो नेट चेंज होगा वो 0 होगा, क्योंकि मास में चेंज नहीं होता है। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी को कहते हैं। रिएक्टेंट में जितना मास यूज़ हो रहा है आपका, उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट में फॉर्म्ड होगा। अब सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, जिसको फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई कंपाउंड एलिमेंट से फॉर्म होता है, तो वो कंपाउंड जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, आप ये कहो CO है, ठीक, आपने इसमें एक एटम कार्बन का लिया है और एक एटम आपने ऑक्सीजन का लिया है। अभी आपने कार्बन का एक ही एटम ले और ऑक्सीजन के 2 एटम ले लें तो वो CO2 हो जाएगा। दोनों का अलग अलग कहते हैं फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, दोनों कंपाउंड ही अलग हैं बेसिकली हम ये कहें। तो इसमें जो शॉर्ट्स में हम ये बताएंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इनका बेसिकली कहना ये था कि अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और कंपाउंड हमारा एलिमेंट से फॉर्म होता है, तो जो एलिमेंट से हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट जिस प्रपोर्शन में ऐड ऑन होते हैं, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो वही एलिमेंट्स के उतने ही प्रपोर्शन का यूज़ करके होगा। अगर आप उन एलिमेंट का प्रपोर्शन अलग कर देते हो, अगर कार्बन 1:1 में ऐड ऑन हो रहा है, अगर इसको 1:2 कर दोगे तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर देगा, वही कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। उनका कहने का मतलब है ये है कि अगर जैसे आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। अभी मेरा नाम कहते हैं मानसी अग्रहरी है, अभी मानसी अग्रहरी है, ठीक। अभी मैंने क्या कहते हैं इसको मानसी अग्रहरी की जगह मैंने कोई दूसरी लड़की आई और मेरा नाम है मानसी अग्रहरी। अभी इसमें मानसी अग्रहरी की जगह मानसी तो सेम रखा, बट कहते अग्रहरी को हटाकर हमने गुप्ता लगा दिया। अब मानसी अग्रहरी कोई दूसरी लड़की का नाम होगा, मानसी गुप्ता कोई दूसरी लड़की का नाम। अभी मेरा नाम मानसी गुप्ता और मानसी अग्रहरी दोनों नहीं हो सकता ना, मेरी फिर आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। अगर मेरा नाम चेंज हो गया तो मेरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। और मेरा नाम किससे बन रहा है? मेरा जो फर्स्ट नेम है और जो मेरा लास्ट नेम है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मेरा नाम बन रहा है। अगर कहते दोनों का कॉम्बिनेशन ही हम अलग कर दें तो जो नाम बन रहा है वो अलग इंसान का नाम बन रहा है, और जो अलग इंसान बन रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई दूसरा ही आदमी होगा।
तो मुझे डिफ़ाइन करने के लिए मेरा नाम फर्स्ट नेम मानसी ही होना चाहिए और सेकंड नेम गुप्ता ही होना चाहिए, ठीक है। तो वही एलिमेंट्स के साथ भी है। अगर आपको CO बनाना है तो आपको कार्बन का 1 मोल लेना, 1 एटम लेना ही होगा, ऑक्सीजन का 1 एटम ही लेना होगा। आप चाहो कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बनाना है पर आपने कार्बन का 1 एटम ले लिया और ऑक्सीजन के 2 एटम ले लिया, इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो प्रपोर्शन होगा वो अलग अलग हो गया, तो फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना पाओगे। हर एलिमेंट का हर एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शंस में जुड़ते हैं और फिर जब वो अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं तो फिर जो कहते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं वो सेम कंपाउंड फॉर्म नहीं होंगे। एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा वो सेम ही रखना पड़ेगा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है आपको, तो आपको कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम यूज़ करने पड़ेंगे। अगर कार्बन का 1 एटम यूज़ हो रहा है तो उसका मास कितना आप यूज़ कर रहे हो, कार्बन का 12 ग्राम कार्बन यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऑक्सीजन के 2 एटम ले रहे हो तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 32 ग्राम आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो उसके मास का रेशियो कितना हो गया 12:32। तो वो जो 12:32 में जो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो वो आपको हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो आपको कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम को नहीं लेना पड़ेगा, कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम को ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन यूज़ किया जाता है वो चेंज नहीं होता है। आप कोई भी कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप जिस एलिमेंट से बना वो कंपाउंड जिस एलिमेंट से भी बन रहा है तो उस एलिमेंट में जो एटम्स का मास का जो प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है वो हमेशा सेम रहेगा। वही इन्होंने यही बताया A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। जो आपके एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, जैसे CO बनाना है तो हमने कार्बन का 12 ग्राम ही लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का 16 ग्राम ही लेना पड़ेगा। अगर आपने कार्बन का 12 ग्राम ले लिया और ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लिया तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाओगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे। एक तो मेरा गला ही बैठ जाता है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना मैं इतना जोश में आ जाती हूँ कि मेरा गला ही बैठ जाता है और मैं खुड़ करते रहती हूँ, फिर पूरा वीडियो ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे इस चीज़ पर भी वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला ऐसे ही ख़राब होता होगा तो फिर मैं आगे कैसे वीडियोज़ बनाऊँगी। थोड़ा सा मैं और मधुर आवाज़ में बोलूँगी। तो अभी आपको समझ में आ गया 2 लॉ। इसको मैं थोड़ा साफ भी करती रहती हूँ। वैसे तो मैं अपनी जो पोस्ट डालती हूँ उसमें मैं बाकायदा आपको क्या कहते हैं सारी जो मैं पेजेस यूज़ कर रही हूँ पढ़ाने के लिए वो मैं आपको प्रॉपरली भेज देती हूँ। आपको एक एक पेज मैं पढ़ाती हूँ हर दिन और एक एक पेज मैं अपने पोस्ट में भी डालती हूँ कि आपको पूरा PDF साफ साफ दिख जाए, मिल जाए एक एक पेज का। बट आप जब वीडियो में समझाते हो तो थोड़ा तो पेन आपका इधर उधर होगा ही, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, हमने आज लॉस पढ़ लिए हैं, 2 लॉ पढ़ लिए हैं। आगे हम कल दूसरे लॉज भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे और बढ़ने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।